नमस्कार, हमारी खास पेशकश सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं कुमार राकेश। आज हम चर्चा करेंगे आम चुनावों के राजनीतिक पार्टियों के जरिए किए जाने वाले वादों की। चुनावी घोषणा पर वह ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए राजनीतिक दल जनता के सामने विजन के तौर पर अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रकट करती हैं। जाहिर सी बात है, घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों की नीतियों और उनकी कार्यप्रणालियों का प्रतिबिंब झलकता है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही और विभिन्न दलों के सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र के उन बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके सहारे वो सत्तासीन होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि घोषणा पत्र में किए गए उन वादों को ठंडे वस्तुओं में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? इस बार हो रहे 16वें लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई ऐसे वादे कर रही हैं जो पूरा हो ना हो ये बात की बात है। अगर ये कहा जाए जो वादा किया जाता है वो पूरा नहीं होता है तो गलत नहीं होगा। कहते हैं वादे हैं, वादों का क्या, कि हम इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करेंगे आज हमारी इस खास पेशकश सियासत में। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुदेश वर्मा जी, जो मशहूर पुस्तक गेम चेंजर नरेंद्र मोदी पर लिखेगी उसके ये ऑथर हैं, लेखक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। संध्या बजाज जी हरियाणा जनहित कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं और इन्होंने कभी राजनीति को 30 साल से ज़्यादा इन्होंने राजनीति को दिया है। राजीव त्यागी जी AICC मेंबर हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी हैं। हम इन तमाम मामलों पर चर्चा करने के लिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारी सियासी खबरों से। चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वाराणसी में रोड शो किया। केजरीवाल ने रोड शो में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने शिरकत की। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी सीट पर बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। यूपी के गाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने सोनिया गांधी पर ऊंच नीच की राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको ये बता दें कि इससे पहले सोनिया ने एक चुनावी सभा में मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था। मोदी का सोनिया पर निशाना। BSP सुप्रीमो मायावती ने किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को समर्थन देने से इनकार किया है। लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, चुनावी बाद चाहे जैसी भी परिस्थितियां चले वो नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देगी। साथ ही मायावती ने बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए घिनौनी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी ने CM बनने के बाद खुद को पिछड़ी जाति में शामिल करवाया है। राहुल गांधी के दलितों के घरों पर जाने को लेकर किए गए विवादित बयान के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ दलित एक्ट के तहत दायर सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बाबा रामदेव ने अपने ऊपर दायर मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी कर राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने भविष्य की अपनी नीतियों को जाहिर करती है। इसके अलावा घोषणा पत्र जारी करने के पीछे जनता को अपनी ओर आकर्षित कर चुनावी फायदा हासिल करने की भी मंशा होती है। तभी तो राजनीतिक पार्टियों पर घोषणा पत्र में किए गए वायदों को सत्ता में आने के वादे पूरे नहीं किए जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी सिलसिले में पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी मैनिफेस्टो एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसकी नीतियां ही उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छी है। लेकिन होता क्या है,
चुनाव खत्म होते ही घोषणा पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तभी तो घोषणा पत्र में किए गए तमाम वायदों को कम से कम अभी तक तो पूरा नहीं होते देखा गया है। कई ऐसी मिसालें हैं जो इस संदर्भ में देखी जा सकती हैं। जैसे 1998 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तीनों सेनाओं के एक सेना प्रमुख के नेतृत्व वाला संयुक्त रक्षा कमांड बनाने का वादा किया था, लेकिन 5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इस तरह 2009 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आते ही 100 दिनों के अंदर महंगाई खत्म करने का वादा किया, लेकिन हुआ क्या, ये सभी को पता है। अब बात इस बार यानी 2014 में किए गए जारी घोषणा पत्रों की है। सबसे पहले आर्थिक विकास की बात की जाए। दरअसल आर्थिक विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। इसलिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में विकास दर 8% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही राजकोषीय घाटे को कम कर सकल घरेलू उत्पाद को 3% तक लाने का वादा किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आर्थिक विकास के लिए अलग से कोई रोड मैप तो तैयार नहीं किया है, पर अलग अलग सेक्टर के समेकित विकास के जरिए भारत को आर्थिक मजबूती देने की बात जरूर कही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी आर्थिक विकास से संबंधित अपना कोई भी विजन पेश करने में असफल रही है। इस बार हो रहे आम चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को केंद्रित कर सियासी बिसात बिछाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने युवाओं के लिए निवेश पर जोर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय युवा विकास परिषद की स्थापना और खेलकूद अकादमी की स्थापना के वायदे किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को भी शामिल किया है जिसे विवादित माना जा रहा है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा और दूसरी पार्टियों ने भी वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे वाले घोषणा पत्र जारी किए हैं। लेकिन जनता पिछले घोषणा पत्रों को मद्देनजर रखते हुए ये जानने का हक तो जरूर रखती है कि क्या चुनावी नतीजों के बाद इस बार जारी किए गए घोषणा पत्रों के साथ भी वही होगा जैसा पहले होता रहा है, यानी एक और वादा और फिर वादा खिलाफी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। हमारे साथ ओबी से जुड़ गए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज बुलंद है और आ रही है। अभी हम डिस्कशन करेंगे। जी जी, अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस से राजीव त्यागी जी, ऑथर लेखक सुरेश वर्मा जी, संध्या बजाज जी हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस से, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी। हम घोषणा की बात शुरुआत कर रहे हैं। जो घोषणा है हमारी आवाज़ और संकल्प, कांग्रेस की बात करेंगे क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने राज किया है। राजीव जी, आप ये बताएं कि जो घोषणाएं की गई, जो 10 साल पहले घोषणाएं की गई थी, 10 साल के सफर में कांग्रेस ने अपनी उन घोषणाओं को, 2 चुनाव 2004 और 2009 को किस तरह से पूरा किया? देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, 2004 से लेकर के 2009 का भी। और हमने जिस तरह से लोगों को राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए, जो हमारा कर्तव्य था अधिकार देने का, वो हमने पूर्ण किया है कायदे में। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से प्रजातंत्र में एक सेवक की हैसियत से सरकार चलाती है और सेवा करना चाहती है उन लोगों की जो लोग बाग विकास से महरूम रह गए, वंचित रह गए। उन लोगों के लिए हमने जिस तरह से राइट टू एजुकेशन से लेकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर के, राइट टू फूड से लेकर के, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए काम किया जो वाकई में विकास से महरूम थे। तो उससे निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, बड़ा चेंज वो हुआ कि 2004 में अगर 23,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी एक वर्ष की देश में, तो आज वो 70,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आए। 2004 और 2014 के बीच में, 2004 आय बढ़ी है जैसा आप दावा कर रहे हैं या कांग्रेस दावा, लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो जमीन तक नहीं पहुंचे।
नहीं देखिए, ऐसा ना कि 125 करोड़ के देश में निश्चित रूप से योजनाएं और राजीव गांधी जी के बारे में मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। राजीव गांधी जी ने एक बार संसद में स्वीकार किया था कि 15 पैसे विकास के। नहीं, राजीव गांधी ने संसद में स्वीकार नहीं किया था। राजीव गांधी ने 1987 के रैली में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अपने राजीव जी का जिक्र किया तो मैं उसी जिक्र में आपको आगे बढ़ाते बात कर रहा हूं कि 1987 में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस चुनावी सभा में डूंगरपुर में राजीव गांधी ने घोषणा की घोषणा की, देखिए कि 1 रुपया, और घोषणा के साथ चिंता थी उनकी कि 1 रुपया जो है 15 पैसे सार्थक घोषणा थी। लेकिन राजीव गांधी के बाद, मेरा सवाल है आपसे, राजीव गांधी की बात की, राजीव गांधी के बाद ये बाय फेस 8वें प्रधानमंत्री हैं और बाय पोस्ट देखें टर्म वाइज 9वें प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो घोषणाएं 50 पैसे, 60 पैसे, 40 पैसे तक नहीं पहुंच पाई। उसका क्या कारण मानते हैं आप? नहीं देखिए, ऐसा राकेश जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक बात कह दूं आपको। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई राय नहीं है, और करप्शन से प्रत्येक भारतीय पीड़ित है। और उसमें कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पीड़ित है इस बात को लेकर के। कारण यह है कि करप्शन निश्चित रूप से घुन की तरह से हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को खा रहा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि करप्शन पे मिल बैठ करके कुछ तो 10 साल में आपने करप्शन कितना कम किया? देखिए, निश्चित रूप से करप्शन के मामले में जिस तरह से लोकपाल बिल आया है उससे निश्चित रूप से करप्शन कम होगा। और जो हम 6 बिल लाना चाहते थे, जो कि हमारे मैं अभी की बात कंप्लीट कर दूं। 6 बिल हम जो लाना चाहते थे राकेश जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लाने पड़ेंगे और बिल ला करके आप कानून बनाते हैं, उन कानूनों पे देश चलता है। तो लेकिन जब पार्लियामेंट नहीं चलने देगी भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि हम 6 बिल, जो विशेष रूप से उन 6 बिलों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उन बिल से निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ होता। आपने जिक्र किया कि भाजपा ने संसद नहीं चलने दी करप्शन के बिल को लेकर के। राव नरेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ हैं और इनका यह कहना है, कांग्रेस के राजीव जी का, कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी और उसमें उन्होंने रोड़ा अटकाया। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है राजीव जी, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमने हर जगह आपका साथ दिया और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम भ्रष्टाचार में आपका साथ ना दें। और हमने हमेशा भ्रष्टाचार को रोकने में, भ्रष्टाचार राव साहब भ्रष्टाचार के रोकथाम में, नियंत्रण में, सॉरी जी हाँ, भ्रष्टाचार को रोकने में जी, जब भी हमारी तरफ से कांग्रेस ने प्रस्ताव रखे कि ये कोई अच्छा, इनका जो प्रस्ताव अच्छा आया, तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने माना है उस बात को कि ठीक है, लागू कीजिए। कौन सा आप बताइए, कोई अगर राजीव जी को मालूम है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। कहां हमने रोड़ा अटकाया? राव साहब, देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट चलेगी तो कानून बनेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित रूप से लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलेगी, अगर विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएगा पार्लियामेंट को चलाने के लिए, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये इनका कहना है राव साहब कि बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी, इसके कारण कानून नहीं बन पाया, इसकी वजह से भ्रष्टाचार को जो 10 साल में नहीं रोक पाए थे, अगले 2-3 महीने में रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं रोक पाए। नहीं, राजीव जी, ये मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। ज्यादातर आपके सहयोगी दलों ने ही आपका साथ नहीं दिया। ऐसा एक बार नहीं, पर सो मेनी टाइम्स मैं पार्लियामेंट में जब भी अपने रूम में रहता था तो मैं ये देखता था, कभी जब भी ऐसा आए मुद्दे तो आपके सहयोगी ही उसका विरोध करते थे, हम नहीं करते थे। नहीं, आपके सहयोगियों ने आपका ही विरोध किया। आपके घर नहीं, इस पे उदाहरण पर सुदेश जी,
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है साथ नहीं दिया, बीजेपी कह रहे हैं उनके सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। एक आप स्पेक्टेटर के नाते, एक एनालिस्ट के नाते, और आपने एक गेम चेंजर किताब लिखा है लेखक के नाते, आपको क्या लगता है इस बार का गेम चेंज होगा या फिर गेम यथावत रहेगा, तीसरा मोर्चा और कांग्रेस? आपने बहुत चीज पूछ दिया एक साथ जी। पहले मैं राजीव जी की बात पर आता हूँ, क्योंकि मैं इनकी बात को डायरेक्ट नहीं अटैक करना चाहूँगा। मैं अपनी बात एज एनालिस्ट रखना चाहूँगा कि आप बताइए कि 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना, 2014 यानी 64 साल में 14-15 साल बाकी पार्टी का राज रहा। कभी इमरजेंसी के बाद जो सरकार आई जनता पार्टी की, उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई, और फिर 96 से जो दूसरे पार्टियों की सरकार रही। अब आप ये बताइए कि 14 साल हटा दीजिए तो मैक्सिमम कांग्रेस का रहा। तो कांग्रेस खास करके इस बार जब 10 साल शासन में है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को आना चाहिए था अपने एक ब्लूप्रिंट के साथ कि ये हमने प्रॉमिस किया था 2004 में, ये हमने 2009 में प्रॉमिस किया था, इतना डेफिसिट रहा कार्य का, इसको भी करेंगे और आगे ये करेंगे। आप नया प्रॉमिस करेंगे तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जिक्र रहता है। और वहीं बीजेपी की जब आप बात करते हैं, आपने जैसे बताया घोषणा पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको हम लोग ठीक से स्टडी नहीं कर पाते, इमोशंस में आके जनता वोट करती है। जैसे मैं वीपी सिंह का याद दिलाऊं, वीपी सिंह के घोषणा पत्र में मंडल कमीशन था, लेकिन जब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो वही पार्टियां जो समर्थन कर रही थी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो यही कारण है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि मंदिर नहीं रहा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहा हो, ये सब उनके कोर इश्यूज हैं। लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए उसको दूर रखा। लेकिन जब वो एनडीए के, मैं बता रहा हूँ, आप भी राकेश जी हमारे साथ थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको पता है कि जब एनडीए कोलिशन बनी तो इन्होंने अपने इन इश्यूज को बाहर रखा। और पिछली बार जब आए, पिछली बार सत्ता के लिए ही, और जब पिछली बार आए तो एज ए कोलिशन पार्टनर जब आप कोलिशन जाएंगे तो आपने अपने एजेंडे को नहीं रखा। इस बार बीजेपी अपने एजेंडा पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का अपना एजेंडा है उनका शुरू से। बीजेपी का एजेंडा बताएंगे आप मुझे, क्या एजेंडा? नहीं, बीजेपी का एजेंडा तो आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। बीजेपी के एजेंडे की बात जी, मैं बता रहा हूँ, उनका एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 370 है। कौन से पन्ने पे उनके? देखिए आप बताइए, ये जो घोषणा पत्रों की जो सवाल है, नहीं ठीक है, देखिए मैं जनसंघ से बात शुरू करता हूँ इसमें। सन 51 में जनसंघ का गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, और उन्हें कहा कि कश्मीर का पूर्ण विलय और गौहत्या की पाबंदी पूरे देश में, ये उनके दो मुद्दे थे। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जब जनता पार्टी से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी आई, उसने 3 मुद्दे उठाए, कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 370 और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आज भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 80 के बाद से जब वो 6 साल गवर्नमेंट रही और उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं वादे पूरे किए? क्यों नहीं उन तीनों वादों के प्रति उन्होंने गंभीरता दिखाई? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक मुद्दा भावनात्मक राकेश जी, आपने जो लाभ लेने के लिए आपका थर्ड इशू गेम चेंजर, मैं इनको चाहता था ये लाभ लेने के लिए है, और वो लाभ लेकर के भगवान राम को भी भूल सकती है, आम आदमी को भी भूल सकती है। इसके अलावा वो जिससे भी लाभ लेकर के अवसरवादी राजनीति के सबसे बड़ी प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है। राव नरेंद्र सिंह जी, राजीव जी का कहना है कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति करती है, ये सारे जनता को मूर्ख बनाती है, भावनाओं पर शोषण करती है। जितने उन्होंने वादे किए एक भी पूरे नहीं किए, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, मंदिर की बात हो या अन्य जो भी मुद्दे हो। आपका क्या कहना है? राजीव जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमने कौन से वादे पूरे नहीं किए। हमारे टाइम में जो भी हमने एनडीए जब हमारी सरकार थी, राम मंदिर के निर्माण पे, आर्टिकल 370 पर, कॉमन सिविल कोड पे क्या कहना है आपका? मेरा उस पे बोलना अभी ये है कि ये तो उसके लिए मुझे नहीं बोला गया कि मैं इस पे बोलूं राम मंदिर का। लेकिन राम मंदिर, इसका मतलब ये हुआ ना राकेश जी कि जब आपने यूज करना चाहा भगवान राम को यूज किया, और उसके बाद यूज करने के बाद जब आपने थ्रो करना चाहा थ्रो कर दिया। भगवान राम को कौन यूज नहीं, हर घर में राम है। नहीं, हर घर में राम है, तो आपने कहा था सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, पर आपका नारा पूरा ये था कि सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताया कि जनता को ऐसी बेवकूफ बनाएंगे।
राकेश जी, हाँ नहीं, हमने कभी बेवकूफ नहीं बनाया। हमने वो ऐसा मुद्दा नहीं, हमने सिर्फ देश के 6 साल को विकास कर दिया, जिसमें आप क्या विकास हुआ, विकास के बारे में बताइए। अभी संध्या हाँ, जी, मैं बताता हूं। आप गोल्डन कॉरिडोर ले लीजिए। एक मिनट राजीव जी, हमारे टाइम में जो विकास हुआ है वो भविष्य में उसी, ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में गोल्डन कॉरिडोर की वजह से आज इस देश में आप कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, दूसरा टेलीकॉम की, टेलीकॉम नहीं, टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन थी। 32 रुपए में टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन थी। टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन थी। टेलीकॉम हमारी पार्टी की देन थी। नहीं, राजीव गांधी जी की देन थी। टेलीकॉम आईटी कंप्यूटर राजीव गांधी जी की देन थी। रुको, कंप्यूटर राजीव गांधी जी की देन थी, लेकिन टेलीकॉम का रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आया, हमारी बात को नहीं, जितना भी हो, एसटीडी पीसीओ राजीव गांधी जी टाइम पे खुले थे। राजीव जी अभी वक्त हो जाना छोटे से ब्रेक का। राजीव जी 3 लाख किलो। राव साहब अभी वक्त हो जाना छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वादे जो किया कांग्रेस ने या बीजेपी ने। आप संध्या जी आप ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर की बात कही, वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने बहुत काम किए, क्वाड्रिलेटरल रोड बनाया और ये किया। आप हरियाणा जनहित कांग्रेस की लीडर हैं और वो जो भी कुलदीप जी ने जो पार्टी बनाई है तो उसमें आपने सभी पार्टियों को देखा है। आपको क्या लगता है जो वादे लोग करते हैं, जो भी पार्टियां, उसको पूरा करने में कहाँ कठिनाइयाँ आती हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करूंगी कि बिल्कुल वादे जो हैं वो सच में वादे ही होते हैं, वो निभाने के लिए नहीं होते। कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अच्छा। और मैं कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो जो घोषणा पत्र जो पार्टी लाती है उसको सबको मॉनिटर करें, उन सब पर आप ये चर्चा भी करें और साथ में ध्यान रखें कि क्या उन्होंने जो वायदे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस किया है और गाइडलाइन दी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी मेरी पार्टी तो जो है उसे सत्ता करने का अभी अवसर नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया है। कुलदीप जी ने ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ी है और वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कौन सी ऐसी पार्टी है हमारे भारत में जो ये लिखती है कि हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस सब कहते हैं हम करेंगे। ये कह रहे हैं लेकिन मैं राजीव जी से पूछना चाहती हूँ, ये राजीव जी से इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि विपक्ष ने हमें काम नहीं करने दिया, बीजेपी ने हमें काम नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप महिला आरक्षण विधेयक कब लाए?
कब लाए? जब आखिर में बिल्कुल सांस जाने को होते हैं इंसान के, उस समय अगर आप उसे पता नहीं क्या क्या लोकपाल भी तभी आया, लोकपाल सब कुछ ये तब लाए सारे बिल जी। हमारे 6 रह गए, हमारे 5 रह गए, और जिस पर इनको लाना था वो अध्यादेश करके ये मिनट में लाते हैं। अगर इन्होंने क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाया तो इनको किसी से पूछना नहीं पड़ा। कम्युनल बिल, कम्युनल जी, किसी भी वे में कम्युनल भी और क्रिमिनल भी वो भी लाए जी। जब निर्भया केस हुआ तो इन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि जी हम तो ये वाला अमेंडमेंट रातों रात ला रहे हैं, वो भी आधी रात को ला रहे हैं। जब आप आधी रात को अध्यादेश ला सकते हैं तो अब आधी रात को राज्यपाल बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। हाँ, आधी रात को। फिर आप ये क्यों नहीं कर सकते कि इतने सारे बिल आपने छोड़ दिए और जी विपक्ष शोर मचा रहा था, कब तक ये कहते रहेंगे कि वो शोर मचा रहा था? आप शोर मचाए बिना ही ये काम कर सकते थे। महिला आरक्षण नहीं आया और बहुत से मुद्दे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए। मेरा ये ग्रज भी है। मैं खुद कांग्रेस में, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की महासचिव रही हूँ। मैंने वर्षों महिला कांग्रेस में और पार्टी में काम किया। वही हाल है जो यहाँ पे आपने मुझसे सबसे अंत में पूछा, क्योंकि मैं अभी शुरुआती अंत नहीं पूछा मैंने। आप ये हमारा समाज है, ये हमारी सोसाइटी है, इसमें महिला बिल सबसे पीछे। यूसुफ जी भी नहीं बोले, वो तो अंत और यही हाल है। और मैं ये कहूँगी कि मेरी पार्टी कुलदीप बिश्नोई जी को आप एक बार मौका देके देखिए, हम किस तरीके से हम उनका तो चुनाव हो चुका है संध्या जी, वहाँ 10 अप्रैल को चुनाव हुआ है। हम मुख्यमंत्री बनाएंगे कुलदीप जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन राव साहब अभी तक आप पे हम आएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं यूसुफ अंसारी जी। अभी जो चर्चा हो रही है, कांग्रेस कह रही है हमने बहुत वादे किए, पूरा किए, बीजेपी समर्थन नहीं दे रही है, इनका कहना महिला आरक्षण नहीं हुआ। सुदेश जी का आपको इस परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, कौन सी पार्टी अपने घोषणा पत्र को इंप्लीमेंट करने में, क्रियान्वित करने में ईमानदार रही है पिछले 20 वर्षों में? देखिए, पिछले 20 वर्षों की अगर हम बात करें तो कोई भी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरी तरह लागू करने में ईमानदार नहीं रही, पूरी तरह ईमानदार नहीं रही। हर पार्टी के कुछ लोक भावन मुद्दे होते हैं, कुछ वादे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए पॉपुलिस्ट जिसे हम कदम कहते हैं। जैसे 2012 में अखिलेश यादव ने कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, वो सरकार आई, उन्होंने लैपटॉप टैबलेट बांटे जगह जगह जाके जिलों में, और बाद में ये भी खबर मिली कि साहब वो लैपटॉप टैबलेट जो है रीसेल हो गए हैं, और वो टैबलेट जब खोलते हैं तो समाजवादी पार्टी का उसके अंदर प्रचार भी होता है। या दक्षिण भारत में एक चलन था कि रंगीन टीवी बांटे जाएंगे, कहीं 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो आटा, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर, तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात अभी चल रही थी, सुधीर जी ने भी बोला, राजीव जी ने बार बार पूछा गया साहब सरकार ने क्या किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। और उसके बाद जो देश का विकास हुआ है, जो भी विकास हुआ है, हम उस पर नहीं जानते कितना होना चाहते कितना हुआ, लेकिन उसमें एक गति आई है। गोल्डन जो देश के 4 बड़े शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वो एक बड़ी योजना थी। और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो शहरों से गांव को जोड़ने की योजना थी, वो एक बड़ी योजना थी। सभी नदियों को जोड़ने की बात भी कही। हाँ, वो इत्तेफाक से हो नहीं पाया, कुछ जगहों पे हुआ, कुछ जगहों पे नहीं। जैसे गुजरात में हुआ है काम, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, बहरहाल कुछ पर पॉलिटिकल कंसेंसस मुद्दों पर नहीं बन पाया। नहीं राव जी, राव साहब कुछ बोल। उसी ये बात उसी तरह से कांग्रेस की अब बात करें, कांग्रेस का 2004 का जो घोषणा पत्र था उसमें कई वादे कांग्रेस ने पूरे किए। जैसे मसलन RTI पूरा किया, उसने 2009 में फूड राइट टू फूड दिया था, फूड सिक्योरिटी, वो उन्होंने पूरा किया। उसके बाद उन्होंने तेलंगाना का 2004 में किया था, वो पूरा किया। राइट टू एजुकेशन पूरा किया। लेकिन एक माइनॉरिटी का इशू था कि हम स्टेचुरी पावर देंगे माइनॉरिटी को, वो नहीं किया। महिला आरक्षण वाला नहीं हुआ। तो हमें ये देखना होगा कि घोषणा पत्र में कितने पॉइंट्स हैं, और 5 साल के बाद जब सरकार विदा होती है या दोबारा इलेक्शन आता है तो उन पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स पर काम हो पाया है सरकार का। इस बार तो कांग्रेस ने पॉइंट वाइज किया है, अनूठे तरह से राहुल गांधी ने घोषणा की थी, 15 पॉइंट्स की बात कही है कि हमारे टॉप प्रायोरिटी हैं, जिसमें उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट किए, महिलाओं के बीच जाके, माइनॉरिटीज की बात जाकर के, शहरों में जाकर के उन्होंने कहा करेंगे। राव साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आता हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ राव साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुमार साहब जी। कुमार साहब, हाँ, मैं यूसुफ भाई को बताना चाहता हूं, ये नदियों का जोड़ने का सपना तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गुजरात में।
जी मैंने बताया गुजरात में गुजरात बहुत में काम अच्छे हुआ से- है। इन्होंने कहा गुजरात में काम हुआ है, मध्य गुजरात में प्रदेश सबसे में ज्यादा काम हुआ है, मध्य प्रदेश जी। में काम हुआ है। और एक मेरी एक बात आपने अभी तक किसी ने ये बात बताई है या नहीं, मैं ये बात बताना चाहता हूं। कच्छ भुज के लिए जो 2001 में पूरे गुजरात का 5,000 करोड़ का बजट था, वो अभी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कच्छ और भुज के लिए 5,000 करोड़ का नर्मदा कैनाल के नाम से जिस पे काम चालू हो गया, वो पानी अगले 2-4 महीने के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। अगर वो पहुंच गया तो कच्छ भुज, जिसको हम रेगिस्तान बोलते थे, जो रेगिस्तान था, अब वो हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ जाएगा। जी आप ये देखिए, पानी का जो हम सेंटर में नहीं, राव साहब, हमारे प्रधानमंत्री का विजन था। राव साहब, हम बात कर रहे थे जो भी वादे किए गए थे, जो वादे किए जा रहे हैं, उन बातों के क्रम में पार्टियां, भाजपा है, कांग्रेस है, हरियाणा जनहित कांग्रेस है, जो लेफ्ट है, उसमें बात कर रहे थे। आपने को जो काम किया, जो कर रहे हैं, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? जी, प्रत्येक व्यक्ति की जो आधारभूत जरूरतें हैं उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पानी, सड़क, शिक्षा, जी। ये सब चीजें हैं बेसिकली जो बहुत जरूरी है उसको। रोटी के मामले में कांग्रेस ने राइट टू फूड दिया। मकान के मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि 5 साल यूपीए 3 अगर होता है तो उसमें हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को, जो पुअर व्यक्ति है, उसको अपना मकान देंगे। लेकिन राजीव चूक मकान कहां से हो गई? सुन- इतना काम के बावजूद सुन- आपने सारे काम मैं बताए। पूरा कर दूं, जी, कंप्लीट जी, कर दूं। जी। इसके अलावा रोजगार में मनरेगा हम लेके आए। गांव में जिस तरह से मनरेगा ने लोगों को रोजगार दिया है, उससे निश्चित रूप से गांव का जीवन बेहतर हुआ है। आज ही किसी अखबार में अगर मनरेगा शिक्षा की बात करें मैं तो आपको राइट टू ऐड कर एजुकेशन रहा हूं। हम लेके आए। मैं ऐड कर रहा हूं, राइट टू एजुकेशन मनरेगा लेके को आए। लेके कहा जा रहा है, जयराम रमेश ने कई बार कई जगह स्वीकार किया है कि करप्शन को लेकर के गांव तक बढ़ाने में मनरेगा जैसी योजनाओं का देखिए राकेश जी, दो चीजों नहीं, पर मैं देखिए ध्यान दे रहा राकेश हूं। जी, देखिए, राजीव जी, करप्शन जो है ना, देखिए, करप्शन हम जो है एक दल का, दो मुद्दे को एक हम व्यक्ति मिक्स का, कर रहे हैं। एक समाज का इशू नहीं है करप्शन। इसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अक्रॉस दी पार्टी लाइन हम लोगों को समझना पड़ेगा। करप्शन एक वाइडर एस्पेक्ट है कायदे में, जिसके लिए सभी दलों को साथ बैठ करके इस पर निश्चित रूप से आधारभूत योजनाएं बनानी पड़ेगी। करप्शन एक समाज का, मैं सबको इसे कहना चाहूंगा, राजनीतिक दलों के साथ साथ समाज का भी अभिन्न अंग बन गया है। ये चिंता का विषय है, इसमें कोई दुराय नहीं। इसमें निश्चित रूप से नैतिक शिक्षा ही इसको रोक पाएगी। समग्र चिंता और राष्ट्रीय चिंता, यस, वो रोक पाएगी। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक उदाहरण देता हूं बस मैं आपको, समग्र इकोनॉमिक, चिंता और राष्ट्रीय कि चिंता अगर को रोक 2004 पाएगी। में 2004 अलग में issue 30 है। लाख करोड़ की जीडीपी थी देश की, तो आज वो 100 लाख करोड़ की 1 ट्रिलियन क्लब में हम लोग जा चुके हैं। तो ये 10 साल का हमारा समग्र विकास था, सुनियोजित विकास था और समायोजित विकास था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक राजीव जी, चूक जो हुई, मेरी बात मैं चूक सुनिए। स्वीकार करता आप हूं। मैं चूक हमारी ये हुई कि हमारे देश में कहावत है कि झूठ जो होता है वो 2.5 कोस चलता है, सच 2.5 कदम चल पाता है। हम सच पे रहे, भारतीय जनता पार्टी झूठ पे रही और वो अपना गुब्बारा फुलाती रही। लेकिन 16 तारीख को वो गुब्बारा निश्चित रूप से फूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की फिक्सिंग, पुअर मिक्सिंग और कॉपिंग मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक चीज दी, 1 रैंक 1 पेंशन करें, 1 रैंक 1 पोस्ट जो पेंशन है फौज के लिए वो करेंगे, और कांग्रेस पार्टी उसको भी 1 महीने पहले कर चुकी थी। राव साहब, तो इन्होंने कॉपी भी ठीक से नहीं किया हमारा मैनिफेस्टो। राव साहब ये राजीव जी, हाँ, राव साहब ये झूठ की बात कर रहे हैं कि हाँ, भाजपा वर्मा झूठ। जी। देखिए 1 रैंक 1 पोस्ट, 1 रैंक 1 पेंशन आपने बात कही तो हो चुका है, वो तो हो हम चुका कर चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये इंप्लीमेंट 1 रैंक 1 पेंशन, बजट में आया भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये। वो ठीक है, लेकिन राव साहब ये कह रहे हैं भाजपा झूठ बोलती है और ये क्या मिक्सिंग, क्या बताया आपने, पुअर फिक्सिंग, हाँ, पुअर मिक्सिंग और कॉपिंग की पार्टी, कॉपिंग की पार्टी बता रहे हैं आपकी पार्टी को, और ये कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो इन्होंने उठाने का कि काम हम किया। सच्चाई पे हैं इसलिए पीछे हैं, भाजपा झूठ का प्रचार कर रही है इसलिए काफी आगे दिख रही है। राजीव जी, आप बौखलाए हुए लगते हैं। आप आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे मेरी किसी बात का। ऐसा मुझे, आप बौखलाए आप हुए जवाब हैं। दीजिए आप ना जो मुझे। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं नरेंद्र भाई, आप एक बार उनके विजन तो सुन लीजिए, और जो उन्होंने नरेंद्र भाई का विजन जो है अडवाणी जी से हट करके अडानी पे चला गया है। नरेंद्र भाई का विजन जो है ना अडवाणी जी से हटकर अडानी पे चला गया है। लेकिन राजीव जी, अडवाणी जी राजीव जी, अडानी की बात है राव साहब,
अडानी की बात है तो अडानी ने इंटरव्यू में कहा है कि चिमन भाई पटेल ने भी और कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने उनको महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी कांग्रेस के कार्यकाल में उससे भी कम कीमत पर जमीन मिली थी। नहीं, उन्होंने कहा है जी, तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए हर चीज की। एकदम दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, और मैं एक बात मेरी कहना बात चाहूंगा, सुनिए, मेरी बात। हम लोग बहस मैं कर बताता हूँ, गुड़गांव मैं इस पर कुछ बोलना निश्चित रूप से चाहूंगा। गुजरात में जब जांच होगी राकेश तो जी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, बात हम राकेश, मुद्दों की कर रहे थे, हाँ, घोषणा पत्र की मुद्दा ये भी है, बात मुद्दा ये भ्रष्टाचार है। राकेश जी, 10,000 करोड़ का मैं- भारतीय जनता पार्टी का बजट है। मैं इस पर कुछ चीज बोलना का चाहूंगा। प्रचार का कहां से आया पैसा? आपका जो मुख्य मुद्दा है मैं उस पर आना चाहूंगा, जो आपने शुरू किया था जी, मुझसे घोषणा पूछा, पत्रों की फिर बात है, राजीव वादों जी ने की। फिर हमसे हाँ, रोक उसे लिया। प्रकारांतर। तो मैं एक प्रश्न राजीव पूछता हूं जी- आपसे, आप एक्सपर्ट हैं, आप भी, आप ये सोचिए कि जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस ने रूल किया पूरे 50 साल, ठीक है, बाकी दूसरी पार्टियां थी, About कांग्रेस 60, को पूरा about 60, कांग्रेस को पूरा मौका मिला कि आप करप्शन टैकल कर सकते थे। अभी मैं भी ये 10 नहीं साल मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी बहुत अच्छा की, बीजेपी को भी एक मौका दिया जनता ने। 6 साल बीजेपी जनता के उम्मीद के मुताबिक नहीं खरी उतरी और इसीलिए बीजेपी को जनता ने उतार दिया, इंडिया signing क्योंकि से करप्शन outstanding के कर मामले में आपको याद है कि जी। बीजेपी में बहुत लांछन लगे थे, जी। बंगारू बीजेपी में ही हुआ था। हाँ, हाँ। और आज दोबारा बिकॉज ऑफ गेम चेंजर नरेंद्र मोदी जनता फिर से देख रही है होप के साथ, कांग्रेस की तरफ होप के साथ नहीं देख रही। इनको ये अगर आपको मौका, लगता है? इनको ये आपको लगता जी जी है? मुझे लगता है, ये मैं अपनी आपको बात लगता बता है? मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं राजीव जी, मैं आपको अपनी कि बात हमने बोल नीति और रहा कार्यक्रम हूँ। रखे हैं, उसकी वजह से यूपीए दिल्ली होगा। अगर इनको मौका मिलता है तो अगर ये फिर इन से वही सब- करेंगे। इन सब इश्यूज पर अगर नहीं खरे उतरेंगे ये तो फिर से उतार दिए जाएंगे। हाँ, ये भी सही है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं लगता है किया। कि ये अपने प्रति नरेंद्र मोदी की सरकार जो कही जा रही है बीजेपी की जगह, मोदी की सरकार वो अपनी ईमानदारी के पैमानों पे खरी उतरेगी। बिल्कुल उतरेगी, मुझे नहीं लगता कि कोई, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। संध्या जी, आपको कैसा लग रहा है कि जो बात कर रहे हैं, इन्होंने गुब्बारा फूटने की बात कही, इन्होंने एक आकलन किया यूसुफ जी ने, आपको क्या लग रहा है कि जो उम्मीदों की बात कर रहे हैं, वादों के अनुरूप जो भी आने वाली सरकार है, जो दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी, उसमें भाजपा उनके पीछे है, वो आगे आगे हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है कि वाकई अपने वादों पे, अपने नारों पे और अपने जो किए गई बात है उस पर खरी उतरेगी और ईमानदार सरकार होगी? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है, मुझे ही नहीं देश के बच्चे बच्चे को लगता है कि आज मोदी जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से अपने वायदे निभाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि एक बच्चा सवाल जवाब तैयार कर रहा था तो सवाल पूछा मास्टर ने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी। बोले अभी तो रिजल्ट नहीं आया है और मनमोहन सिंह जी है, तुम्हें इतना नहीं पता? कहते नहीं, लेकिन मेरे पेपर जून में होने, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या मेरे पेपर अभी नहीं होने। तो वो अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए एक बच्चा जो पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ रहा है, उसको मालूम है कि मैंने पेपर में मोदी लिखना है। इनमें देखे हुए सपने निश्चित रूप से देखिए राजीव, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। नहीं, देखिए, उनका कहना है कि जब आप बोल मैं नहीं बोल रही थी। परंपरा इन जब आप बोल रहे थे नहीं नहीं, देखिए और मोदी जी इन वेटिंग, मैंने आपको एक बच्चे की बात मल्होत्रा इन वेटिंग, कि सब इन वेटिंग रहेंगे। जब कि सबके दिमाग में आ चुका है, मन में आ चुका है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री मतलब गुब्बारा नहीं फूटेगा? नहीं नहीं, गुब्बारा नहीं फूटेगा, गुब्बारा फूटता फूटेगा और रसम नाम की संस्था फोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है, लोग चाह राकेश जी ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए किसी कांग्रेस के चाहने से नहीं हो रहा, रसम नाम की संस्था फोड़ देगी। किसी और के- रसम नाम का मतलब है RASM, R फॉर राजनाथ, A फॉर अडवाणी, H फॉर सुषमा, M फॉर नहीं, मुरली मनोहर जोशी। ऐसा- ये चार लोग आगे मिलकर मोदी जी नहीं कुर्सी नहीं, तोड़ आप देंगे। ऐसा कैसे ऐसे लोगों पे इल्जाम देख लगा लीजिए सकते हैं? आप, वो इतने बड़े पॉलिटिक्स देख लीजिए, सीनियर अडवाणी जी उन्होंने कहा इन्वॉल्व किया प्रचार में, मुरली मनोहर जोशी को कहा इन्वॉल्व किया उन्होंने प्रचार में। नहीं, ऐसे आप अगर किसी राजीव पर जी- भी- राजीव ये जी- आप सपने देखिए दिन के, मुंगेरी लाल के आप सपने देखिए, देखिए, आप भी देख रहे हैं, ये आप सपने भी देख रहे देखिए हैं। कि अच्छा, सुषमा सबके एग्जाम जी- खत्म हो जाएंगे अप्रैल में, और ये अप्रैल में खत्म हो चुके हैं एग्जाम की बात करें जून की, तो ये एग्जाम और लेट कराएंगे लोगों की, जिसका बारीकी काम- से एग्जाम और लेट कराएंगे लोगों जिसका काम की। जनता बनाती है, विद्यार्थियों को और कष्ट देंगे। ऐसा है, जिसका काम जनता बनाती है, राम बनाता है, वो उसको कोई नहीं, नहीं दूर कर सकता। राव साहब ये कह रहे हैं कैसे रस्म कह रहे नाम हैं? की संस्था, मैं राजीव भाई की बात का जवाब देना चाहता हाँ, हूं। रस्म नाम की संस्था की बात कर रहे हैं। नेक नियति ये से रस्म काम नहीं करेंगे, निभाई जाएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत है। और मैं जाके गुजरात में गांव गांव जाके कहाँ है जरा बता और दीजिए। राजीव भाई मेरे से कहीं भी किसी एरिया में बात कर सकते हैं। जरा बताएंगे सुषमा स्वराज जी कहाँ हैं, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं, और राजनाथ सिंह जी कहाँ हैं? जो राजनाथ सिंह इस तरह से करके सब खेल कर चुनाव रहे हैं लड़ रहे हैं। ना, वहां पर 16 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं, आप देखिए राजीव जी, आप हम तो सरकार बना रहे हैं। लेकिन मोदी जी को आप- अपना आप वोट लोग दीजिए। में बात कर रहे हैं। योजना मैं मोदी जी को अपना अपनी वोट भाजपा दीजिए। सरकार की
विजन की बात बताता हूं, हम नेक नियति से काम करेंगे और देश का विकास उसमें तय है, नेक नियति से काम करेंगे। आपकी राव साहब, भगवान राम के मंदिर पे क्या कहना आपने नेक नियति से? आपकी से काम करेंगे, कॉमन सिविल कोड पे क्या कहना आपने? नहीं, उस पर कुछ सुरेश जी ये कह रहे हैं राम मंदिर पे और सिविल कोड पे आप कुछ बताना चाह रहे थे। मैं बताता हूं जी कि राम मंदिर में जो बीजेपी का स्टैंड है, एज ए जर्नलिस्ट मैं एनालाइज करता हूं, तो उनका कहना है कि जब भी पार्टी सत्ता में आएगी तब की बात हो रही है, वो मेजोरिटी उनको मिलनी नहीं है। उन्होंने बोला है कि लेजिस्लेशन से करेंगे या कंसेंसस से करेंगे, शुरू से ही रहा है। और वो खुद जब तक इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं ले आती, मुझे नहीं लगता राम मंदिर में कुछ होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो राजीव जी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 44 जो हमारा फैजाबाद में फिर वो मंदिर का फोटो क्यों लगाते हैं? मैं बता रहा हूँ, उसकी बात मैं बोल दिया। मैं बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए कमिटमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। उसको कोई भी पार्टी इंप्लीमेंट करने की बात करे तो ये हिंदू कोड नहीं है, मुस्लिम कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसको लेके एक भ्रम है कि बीजेपी का एजेंडा है। जैसे यदि कोई राष्ट्रवाद की बात करे तो लोग तो कहता है कि वो बीजेपी वाला है। एक एजेंडा है जिस पर आगे बढ़ना चाहिए। एजेंडे पे चलती है बीजेपी, आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। आरएसएस की पॉलिटिकल आउटफिट है बीजेपी, और आरएसएस का जो एजेंडा है, जो गोलवलकर है इनके, जो जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में कहा है बकायदा कि देश में 3 शत्रु हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। ये 3 चीज कह चुके हैं वो लोग। तो जब वो ऐसी बात करेंगे तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है हम जैसे लोगों के लिए। देखिए, जब वो कह गए थे, जब वो लिख गए थे, उस समय का माहौल बिल्कुल अलग था। आज नहीं, आज भी परंपरा को बढ़ाने आज का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आज का उदाहरण देता हूँ। 7 जनवरी 2013 को 7 जनवरी 2013 आप वहां पर जाइए, मैं आपको 7 जनवरी 2013 का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। अभी आज में कल देखा होगा टीवी पे, आज भी जो कैप्टन निजामुद्दीन जो हैं, जिनको पैर छू रहे हैं, जो आजाद हिंद फौज के, उनमें सिंबल है मोदी जी के लिए, व्हाटएवर, वो सिंबल है, पैर छू रहे हैं, सिंबल है, टोकनिज्म है। नहीं, वो सिंबल है। और फिर वो ये भी कहते हैं कुत्ते का पिल्ला भी नीचे आता है तो दर्द होता है, वो ये भी कहते हैं, वो भी सिंबल है फिर उनके लिए। नहीं, ये बात सिंबल रखिए ना, गलत बात कर, दोनों चीज सिंबल रखिए ना मोदी जी की। कुत्ते का पिल्ला जब गाड़ी के नीचे आता है, टायर के नीचे, तब दर्द होता है, वो भी सिंबल है। नहीं, ये राजीव अभी कुछ देर राव साहब, राजीव जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जो भी सिंबल की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, विकास की पॉलिटिक्स चाहिए लोगों को, ये कह रहे हैं नीतियों की पॉलिटिक्स चाहिए, कार्यक्रम की पॉलिटिक्स मोदी जी ने कर्नल निजामुद्दीन के पैर तो छुए, लेकिन अपने एक भाषण में उन्होंने क्या कहा कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को हम एम्पावर करेंगे, उनको उनका जायज हक मिलेगा। दूसरी बात मोदी को उन्होंने एक बार ये बात उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि जब मैं मुसलमानों से मिलूंगा तो उन्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कब मिलेंगे? आखिरी चरण का चुनाव आने वाला है, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। गुजरात में एग्जाम्पल कब मिलेगा मुसलमानों से? गुजरात में हाँ राव साहब कुछ कह रहे थे आप। राजीव जी, हाँ, गुजरात में आप जाके देखिए, अगर गुजरात पूरा देश नहीं है राव साहब गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ है और 26 सीट आती है सिर्फ पूरे देश से। हमारे देश से आती है। हमारे जो प्रधान, गुजरात पूरा देश नहीं है। गुजरात के मॉडल की अगर बात करें तो किसी दिन टाइम रख ले और उससे बहस कर ले गुजरात के मॉडल। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राजधर्म का पालन नहीं किया था, आपके प्रधानमंत्री ने उस वक्त उन्हें उसको मैं गुजरात का विकास बता सकता हूँ, गुजरात की जीडीपी बता सकता हूँ और गुजरात पे कितना कर्जा हुआ मोदी जी के बाद ये बता सकता हूँ। जिस गुजरात पे 30,000 करोड़ रुपए खर्चा था 2001 में, आज वो 1,60,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। इसी बात से आप देख लीजिए गुजरात मॉडल की बात 3 करोड़ का एमपीए आपकी सरकार में, आपको का करोड़। मोदी जी ने कुदाल फावले लेकर के हो सकता है बंदरगाह बना लिए हूं 10 साल में। गुजरात देखिए, गुजरात जो है चिमन भाई पटेल साहब के टाइम पे और अमर सिंह चौधरी साहब के टाइम पे भी 15% जीडीपी ग्रोथ गुजरात की रही है। आज वो जीडीपी ग्रोथ 10% से नीचे आ गई है। तो ये चिंता का विषय है। जिस तरह से गुब्बारा फुला रहे इसलिए गुब्बारा फूटेगा। जी वो अपनी जगह डाटा आपका अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप ये बताएं कि उसके बावजूद, तमाम उपलब्धियों के बावजूद कांग्रेस आज बैकफुट पे क्यों है? आपको मेरे पूरी बहस में बैकफुट पे दिखा? मैं पार्टी बहस की बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात कर रहा हूँ, चुनाव में कह रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ मैं प्रवक्ता के नाते। और चुनाव में मैंने कहा ना, देखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग बाग खरगोश नहीं बनना चाहते, हम लोग आराम आराम से करेंगे। हम लोग बाग निश्चित रूप से यूपीए 3 करने जा रहे हैं,
जो हमारी नीति और कार्यक्रम है हम उन पे बहस चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के आपने सारे भाषण आप उठा के देख लीजिए, मैं चैलेंज देता हूं आपको, और ये कहा उसमें देख लीजिए वो कार्यक्रम नीतियों की बात करते हैं, वो हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की की बात करते हैं। वो लोगों को ये कहते हैं कि हम लोग बात जुड़े रहेंगे तभी देश जुड़े। आपकी टिप्पणी के मद्देनजर यूसुफ जी आप ये बताइए, ये कह रहे हैं यूपी 3 बनने जा रहा है, क्या आपको लगता है उन घोषणा पत्रों के मद्देनजर, उन वादों के मद्देनजर यूपी 3 बन रहा है? देखिए, घोषणा के मद्देनजर यूपीए 3 या कोई पार्टी नहीं बनती है, पार्टी सरकार बनती है। वोट से वोट का फैसला होगा, आखिरी चरण का मतदान 12 को होना है, उसके बाद 16 को नतीजे आएंगे, तो नतीजे बताएंगे किसकी सरकार बनेगी। बहरहाल अभी तो सब अपने अपने दावे करेंगे। थर्ड फ्रंट वाले बोल रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी बोल रही है हमारी बनेगी। कब तक बीजेपी बोलती थी, अब बीजेपी ने कहना शुरू किया कि साहब 3 देवियां हमारे दरवाजे पर खड़ी होंगी। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो अभी तो कंफ्यूजन है, कोई हम आज ये आकलन बड़ा कर पाना मुश्किल है कि क्या नरेंद्र मोदी सीधे सीधे पीएम बन जाएंगे या बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। ये दावे हैं, दावे चुनाव में चलते हैं, चुनाव को युद्ध की तरह से लड़ा जा रहा है। युद्ध में और चुनाव में प्रोपेगेंडा एक मजबूत हथियार होता है, तो जिसका प्रोपेगेंडा ज्यादा होगा वो चलेगा। नतीजे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को उगलेंगे, उस पर आएगा। इन्होंने दावों और वादों की बात कही, आपको संध्या जी क्या लगता है कि उन दावों की नजर और जो वादों की बात कही जा रही है, उस दोनों को आप कहां देखते हैं अगले क्रम में, जो 16वें लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें सरकार बनने के क्रम में? देखिए, दावे कुछ हो रहे हैं और वादे कुछ हो रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि दावा का अगर आप उल्टा करो तो वादा ही बन जाता है। तो ये दावा ही चल रहा है इन लोगों का। कोई भी हम ये बनाएंगे, वो तो 16 तारीख को जैसे सभी कह रहे हैं, मैं भी कहना चाहूंगी कि सामने आ जाएगा। परंतु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये तो कोई भी कम से कम विश्वास करेगा कि हाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई आएगी तो बीजेपी आएगी, उसके बाद में उनके एलाइज भी उनके साथ आएंगे। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, राजीव जी ने कहा कि आय बहुत बड़ी है लोगों की, 70,000 बढ़ेगी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ व्यय कितना बड़ा है, खर्च कितना बड़ा है? आप ये बताइए, 100 दिन में आपने महंगाई दूर करनी थी, आप 100 दिन वो कहां चले गए? और 100 दिन छोड़िए, 9 दिन भी माने ऐसा नहीं आए लाइफ में जब महंगाई ना बढ़ी हो, रोज आना महंगाई। और मेरी पार्टी का चुनाव निशान ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर जो है वो डीजल सबसे पहले सस्ता करवाएंगे हम, ताकि किसान को डीजल सस्ता मिले। बहुत अच्छा संध्या जी आपने बात कही। राव साहब, संध्या जी, बहन जी, नहीं, ट्रैक्टर हाथ से चलता है, हम और ट्रैक्टर और हाथ इकट्ठा है। डीजल कांग्रेस ने सस्ता नहीं किया, ट्रैक्टर और हाथ मिलके सस्ता करेगा। नहीं, ठीक है राव साहब, समय बहुत कम है, आपसे अंतिम सवाल है कि ये दावों और वादों की बात कही जा रही है, आपके दावों में कितना दम है? आपके किए गए वादों के मद्देनजर आपको क्या लगता है 16 मई को क्या होगा? जैसा राजीव जी ने कहा गुब्बारा फूटेगा, आपका गुब्बारा उछलेगा, क्या होने जा रहा है? आप अति संक्षिप्त बताएं। मैं संक्षेप में बताता हूं। मैंने गुड़गांव से शुरू किया अपना यात्रा, चुनावी यात्रा। गुड़गांव के बाद में मराठवाड़ा था, मराठवाड़ा के बाद बंबई में था, बंबई के बाद कच्छ भुज में था, कच्छ भुज के बाद मैं हिमाचल प्रदेश। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बनारस जा रहा हूं। ये घूम कर क्या है पूरे देश में, बता नहीं पाएंगे हो क्या रहा है पूरे देश में। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट नहीं, संपूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप इस पे शक ही मत करिए। चलिए ठीक है, आपके वादों क्रम में कोई डिबेट का विषय नहीं है। नहीं, डिबेट का विषय तो अभी 16 तारीख के सुबह तक है, उसके शाम तक भी रहेगा, आगे भी होगा। यदि आपको किसके बाद क्या दावे पूरे होते हैं? घूमा हूं राव साहब, सुदेश जी, मैंने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, सुदेश जी में गया हूँ। आप मेरा देश का भ्रमण करके आए हैं राव साहब। 3 लाख किलोमीटर में तो पूरा विश्व आ जाएगा। राव साहब, 3 लाख किलोमीटर में पूरा विश्व खरीद लीजिए। 2.5 लाख किलोमीटर चले हैं, 2.5 लाख किलोमीटर चले हैं, 3 लाख आपने भ्रमण किया, आपने देश को देखा, आपके दावे जो है, आपके दावे आपके साथ रहे। 3 लाख किलोमीटर नहीं चल पाए राजीव जी, उनके दावे उनके साथ हैं, आपके दावे उनके साथ हैं, जिन्होंने वादे किया वो अपने साथ हैं। सुदेश जी, इन दावों और वादों के क्रम में आपको क्या लगता है, अति संक्षिप्त बताएं, समय बहुत ही कम है, कि इन दावों और वादों के बीच कौन सी पार्टी आगे है अपनी वादों के क्रम में? बिटवीन द क्लेम्स ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी अगर आप देखें तो इस बात से हर कोई सहमत होगा, आज के दिन सहमत होगा कि एजेंडा को एक सीरियसनेस दिया है नरेंद्र मोदी ने। आज नरेंद्र मोदी अपने आप में घोषणा पत्र हैं, और
लोग जो है मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं, और मोदी अपने परफॉर्मेंस पर जिसमें भाजपा गायब है, जिसमें बीजेपी नहीं है जी, मैं इस बात को मानता हूं, बीजेपी नहीं है जिसमें जी। और ये चुनाव का रिजल्ट भी उसी रूप में आका जाएगा, आपके द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, बाकी लोग द्वारा भी। ये था हमारा सियासत कार्यक्रम, जिसमें आपने दावों और वादों की बात देखी सुनी। हम इस चर्चा में आगे भी जारी रहेंगे और आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सियासत। कुमार साहब,